टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ आज मारपीट की घटना हुई है। वो सोनारपुर दक्षिण विधानसभा के इलाके में गए हुए थे। टीएमसी के कार्यकर्ता जिनके यहाँ हमला हुआ है, आरोप है, उनसे मिलने गए हुए थे और इस दौरान उनको घेरा गया, उन पर जूते फेंके गए, उन पर अंडे फेंके गए, उनकी शर्ट फाड़ी गई और उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया। इस तरह के आरोप हैं। ढेर सारे वीडियोस आ रहे हैं, वीडियोस देखिए पहले आप। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने इस मारपीट का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। अभिषेक बनर्जी का बयान भी आया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, ये पहले से प्लान था। इलाके में कोई पुलिस नहीं है, वे मुझे मारना चाहते हैं। हेलमेट की वजह से सिर बच गया, ऐसे हमलों से हम डरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। इस घटना को लेकर मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, राज्यपाल को भी इसकी जानकारी दूंगा। मैं ये जगह तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक लोकल पुलिस अपनी फोर्स भेजकर पीड़ितों के परिवारों को सुरक्षा नहीं देती। तो एक तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में, वो एक तरीके से फिर से वहां पर नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी के अपने आरोप हैं, बीजेपी के अपने आरोप हैं। जो आपको हम बता दें, जिस जगह पे वो गए थे, जो सोनारपुर दक्षिण विधानसभा है, यहाँ से रूपा गांगुली जो कि चर्चित नेता हैं और उनको बताया जाता है वो यहाँ के विधायक हैं। और इस इलाके में अभी कुछ समय पहले बताया जाता है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं सौमेन दास, उनके घर में आग लगा दी गई थी और उसके बाद आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये अभिषेक बनर्जी वहां पर मिलने गए हुए थे और इस दौरान ये हमला हुआ। विनय, लंबे समय से हम लोग भाई पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स देख रहे हैं और इस बार इस इलेक्शन में उस पॉलिटिक्स में एक बड़ा मोमेंट तब आया जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सत्ता हासिल की। और तुलनात्मक रूप से कहा जा सकता है कि जो 2021 के बाद पोस्ट पोल वायलेंस देखी गई थी, उस तरह की वायलेंस तो नहीं देखी जा रही है, मगर वायलेंस हो रही है। लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और आज अभिषेक बनर्जी पे जो हमला हुआ है, कैसे देखा जाए इसको, क्योंकि आलोचना तो सोशल मीडिया में खूब हो रही है इसकी। दरअसल टीएमसी जिस हिंसा के खिलाफ, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की जिस हिंसा के खिलाफ उसने मुद्दा बना के वो सत्ता में आई थी, टीएमसी भी वही पैटर्न हमको फॉलो करती हुई बंगाल में नजर आई थी। और उसके बाद में हमने ये उम्मीद की थी कि बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो शायद चीजें बदलेंगी। अभी 14 मई को ममता बनर्जी गई थी हाई कोर्ट में पेश होने के लिए, बाकायदा एक वकील के तौर पर, क्योंकि उन्होंने वकालत से ही अपना करियर शुरू किया था। बाकायदा काला कोट पहन के वो पैरवी करने गई थी और उन्होंने वहां पे बयान देके ये कहा कि उनके 5 कार्यकर्ताओं की पोस्ट पोल वायलेंस में हत्या हो चुकी है और 2000 से ज्यादा मामले जो हैं उनके संज्ञान में है, जहां पे उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया है, लेकिन पुलिस जो है वो मुकदमे दर्ज नहीं कर रही है। तो ये उन्होंने हाई कोर्ट के सामने बयान दिया था। इसी तरीके की अगर हम बात करें तो 2020 के समय जो है, जब पंचायत चुनाव हुए थे, बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे पंचायत चुनाव भी जो है वो पार्टी लाइन पे होते हैं। हालांकि दूसरे स्टेट्स में हम देखते हैं कि वहां पे पार्टी लाइन पे चुनाव नहीं होते। हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जो हो उसका ग्रास रूट लेवल पे खास पार्टी से जुड़ाव रहा हो, लेकिन सामान्य तौर पर जो है पंचायत चुनाव जिसमें पार्टियां इन्वॉल्व नहीं होती हैं। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। बंगाल में पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, बाकायदा पार्टियों सिंगल सिंबल के ऊपर भी चुनाव होते हैं। उसमें सबसे वर्स्ट कहा जाता है कि बंगाल की हिस्ट्री में सबसे बढ़िया, जो सबसे बुरी हिंसा हुई थी, वो बंगाल के इतिहास में 2020 के पंचायत चुनाव हुई थी, जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड के हिसाब से 75 लोग मारे गए थे। और उसमें ये कहा गया कि टीएमसी ने बहुत बुरी तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाया था, हमला किया था। उसके बाद आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो वो बंगाल रैली करने गए थे 2021 के चुनाव में, तब उन्होंने ये कहा था कि 300 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता उस हिंसा में मारे गए हैं या उनकी हत्याएं हुई हैं। ये 2021 के समय हमने देखा था कि 2021 के जैसे ही चुनाव का नतीजा आया तो कई सारे कार्यकर्ता जो हैं उनको असम या दूसरे राज्यों में जाके शरण लेनी पड़ी, जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, क्योंकि टीएमसी ने वहां पे सत्ता जो है वो रिटेन की थी, वो सत्ता पे वापसी करने में कामयाब रही थी। तो ये स्थिति जो है, तो बंगाल में हिंसा का जो है, राजनीतिक हिंसा का एक कल्चर रहा है और ये कल्चर शुरू हुआ था, अगर आप इसका प्रस्थान बिंदु मानते हैं तो ये इस किस्म की राजनीतिक हिंसाओं का प्रस्थान बिंदु आप मान लीजिए कि नक्सलवाड़ी से शुरू होता है। कि 1967 में जब नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू होता है तो नक्सलवाड़ी आंदोलन को दबाने के लिए पहली बार जो है उस समय एक संयुक्त सरकार आती है, जिसमें ज्योति बासु जो है वो गृह मंत्री बनते हैं। और उस समय जो है पहली बार नक्सलियों के खिलाफ, जो उस समय सीपीआई एमएल होती है, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या माले जिसको कह दीजिए, तो चारू मजूमदार के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही होती, उसके खिलाफ पहली बार जो है हिंसा होती है। उसके बाद हम लगातार ये देखते हैं, उसके बाद में सिद्धार्थ शंकर रे जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां पे बनते हैं
और वो उनके फेज में, क्योंकि इमरजेंसी होती है देश में, उनके फेज, और इंदिरा गांधी के बहुत करीबी होते हैं, तो उनके फेज में बहुत लगातार हिंसा होती है। और 77 में जब सीपीएम वहां पे आती है, तो सीपीएम के अगर आप पुराने काडर से बात करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो सीपीएम ने उसने उस समय एक खास रणनीति जो है कांग्रेस के खिलाफ अपनाई। उन्होंने टॉप लीडरशिप, जैसे जो प्रणब मुखर्जी किस्म के जितने भी बड़े नेता थे, उनको तो उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन जो नीचे के लेवल का, जो ग्रास रूट लेवल का काडर था कांग्रेस का, उसको उन्होंने सिरे से खत्म कर दिया। और उसके बाद में वहां पे सीपीएम जो है लंबे समय तक सत्ता में रही। और सीपीएम ने दो बड़ी बातें जो है बंगाल में की। सीपीएम ने पहली बात ये की कि क्लब कल्चर जो है वहां का, जो चाहे फुटबॉल क्लब हो, चाहे यूथ क्लब हो, चाहे कैरम क्लब हो, इस किस्म के क्लब कल्चर को उन्होंने पनपाया। ये क्लब कल्चर में जो जाने वाले क्लब से जुड़े हुए जो नौजवान थे, वो सीपीएम के लिए फुट सोल्जर बने तमाम इस किस्म की हिंसाओं के लिए। और बाकायदा सीपीएम ने जिस समय सिंगूर और नंदीग्राम हो रहा था, उस समय सीपीएम ने बाकायदा गुंडा कमेटी जो है उनको बनाया अपने अपने यूनिट्स के हिसाब से, जहां जहां पे उनको चुनौती मिल रही थी नक्सलियों के जरिए, माओवादियों के जरिए, खासतौर पर जंगल महल के इलाके में। और वहां पे उनके पास में बाकायदा सोफिस्टिकेटेड हथियार देखे गए उस समय। और उनको ये सीपीएम की जो गुंडा कमेटी थी, उनको ये कहा गया कि वो एक तरीके से मिलिशिया सीपीएम उस समय चला रही थी, जब सीपीएम सरकार में थी। जब टीएमसी सरकार में वापस आई 2011 में, तो टीएमसी ने वही सीपीएम का मॉडल जो है उसको जारी रखा। और उसके बाद में टीएमसी के बाद में बीजेपी आ रही थी, तो बीजेपी के आने के बाद भी बंगाल में जो हिंसा का कल्चर है वो हमको थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो आप बोल रहे हैं उसको सुनकर मुझे लगता है दर्शकों के मन में ये बात आ रही होगी कि क्या जो बंगाल के लोगों ने, देश के लोगों ने सीपीएम के राज में देखा, उसके बाद टीएमसी के राज में इस तरह के आरोप लगे, गुंडागर्दी के, गुंडा टैक्स के, है ना, सब चला, और अब बीजेपी आ गई है और इन्हीं सबका विरोध करते हुए आई है। तो क्या अब भी ये जारी रहने वाला है? मतलब क्या इतना बुरी तरीके से ये जड़ों में घुसा हुआ है कि कोई भी आ जाए नहीं बदलने वाला? जी, जैसे आप ये समझिए कई कई जगहों की जो है राजनीतिक संस्कृति इस किस्म की बन जाती है। बंगाल की राजनीतिक संस्कृति इस किस्म की बन गई, जिसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान की भाषा में कि पार्टी सोसाइटी है। कि वहां पे पार्टी की दखल जो है वो जीवन के हर पहलू में है। वो चाहे मियाँ बीवी का झगड़ा हो तो भी पार्टी के दफ्तर में सुलझेगा, चाहे जमीन का विवाद है तो भी पार्टी के दफ्तर में सुलझेगा, कौन से थाने पे कौन सा एसएचओ लगेगा ये भी पार्टी तय करेगी, एसएचओ आगे क्या काम करेगा, किसके निर्देश में काम करेगा, ये भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पार्टी के पदाधिकारियों के निर्देश पे ही काम करेगा वो। ऐसी स्थितियां जो हैं वहां पे बंगाल में ये सिस्टम जो है वो लंबे समय तक काम करता रहा। आप सब्जी मंडी जाएंगे तो वहां पे पार्टी एक दादा है जो कि पैसा वसूल कर रहा है। आप ऑटो स्टैंड जाएंगे, वहां पे एक पार्टी का दादा है जो कि पैसा वसूल कर रहा है। एक कट, एक लेवी जो है, और उससे वहां की पॉलिटिकल जो है पार्टियां फंडिंग वहां पे होती रही है। तो ये बंगाल की राजनीतिक संस्कृति है। आपको ऊपर ऊपर से जो है बंगाल बहुत कल्चरल और बहुत मतलब आपको सांस्कृतिक रूप से रिच स्टेट दिखाई देगा। वहां का खाना पीना, रहना, है ना। लेकिन जब आप बंगाल की समाज को बुनियाद के स्तर पर समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि बहुत मतलब इस तरीके से बहुत कंट्रोल्ड सोसाइटी है। राजनीतिक कंट्रोल जो है उस सोसाइटी के ऊपर, उस समाज के ऊपर, वहां पे डिसेंट की कोई जगह नहीं है। अगर आप वहां पे सत्ताधारी पार्टी के किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो उसके रिपरकशन आपको झेलने पड़ेंगे। अभी हमने अभी तक इतिहास में देखा, अभी बीजेपी भी कितना लागू होगा इसको कुछ कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। अभी इस पे अभी तो बहुत अभी तो आए हैं, अभी एक तरीके से कह सकते हैं जो कहा जाता है कि हनीमून पीरियड, अभी हनीमून पीरियड से चल रहा है। मगर ममता बनर्जी जब आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि कोर्ट गई थी काला कोट पहन के, तब उनके खिलाफ नारेबाजी वहां पे हुई, जोर शोर के नारे लगे, बड़ा थोड़ा विरोध देखा गया। उसके बाद अभिषेक बनर्जी पे लगातार ऐसा दिख रहा है जहां भी वो जा रहे हैं आ रहे हैं, उनके घर के सामने कई बार नारेबाजी से तस्वीरें आई और आज हमले की तस्वीर आई है। इस बीच जो कानूनी रूप से सख्ती की जा सकती है उसके भी प्रयास लगातार दिख रहे हैं। आप देखिए पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जो कथित फर्जी हस्ताक्षर मामला है उसमें उनको समन भेजा है। सीआईडी के सामने उनको 12 बजे सोमवार को पेश होना है ना। इसके अलावा चुनावी भाषण जो अभिषेक बनर्जी ने दिए थे, जिसमें खासतौर पर मुख्यमंत्री अमित शाह के खिलाफ जो बयान दिए थे, उसके ऊपर जो है मुकदमे दर्ज होना शुरू हो गए। तो और उसमें जो बयान थे भाई, जो बयानबाजी हो रही थी, चाहे अभिषेक बनर्जी की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से, बड़ी मतलब क्रूएल थी भी। अभिषेक बनर्जी अमित शाह का वो बयान भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अभी ठीक नहीं हुआ तो उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। वैसे अभिषेक बनर्जी कह रहे थे, आपको सामान्य तौर पर अमित शाह को इस किस्म के बयान देते हुए अभिषेक बनर्जी का बयान भी आपको याद होगा जिसमें वो कह रहे थे कि अमित शाह को चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो 4 मई को कोलकाता में रहिएगा, 12 बजे के बाद मुलाकात होगी, 4 मई को पता चलेगा कि आप कितने बड़े गुंडे हैं, खेला तुम लोगों ने शुरू किया, बाकी टीएमसी खत्म करेगी। इस तरह के मतलब भयंकर क्रूएल्टी देखी गई थी। कहीं ना कहीं वही मुझे लगता है अब जाकर जब सत्ता
आ गई, बदल गई है ना, नई सरकार आ गई है, तो अभिषेक बनर्जी को वो फेस करना पड़ रहा है, वो गुस्सा। अभिषेक बनर्जी ने मुझे नहीं लगता सोचा होगा कि कभी ये हाल होगा, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। अब विरोध देखिए भाई, चुनाव अक्सर क्या होता है सौरभ की, चुनाव में बहुत घटाघोट की स्थिति होती है, खासतौर पे इस तरीके का जब आप बहुत तनातनी का चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ईमानदारी की बात यह है कि जो निर्दलीय विधायक होता है वो भी, जिसको 15 वोट आने वाले होते हैं अगले दिन, वो भी एक जगह कहीं ना कहीं उसके मन में ये सोच रहती है कि शायद लोगों का ईमान जाग जाए, वो सब लोग मेरे को वोट कर दें। तो ये स्थिति चुनाव में, जो चुनाव लड़ रहा होता है उसका ये कॉन्फिडेंस होता है। मैं उसकी मनस्थिति आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ग्राउंड पे जो हो रहा था हम लोग देख भी रहे थे, और ग्राउंड पे हमको जो अक्सर जो हम देखते हैं कि बंगाल के मामले में जितने एग्जिट पोल हैं, जितने सर्वे हैं, या दिल्ली से गए हुए कई बार पत्रकार भी जो है गच्चा खा जाते हैं। वो इस वजह से गच्चा खा जाते हैं क्योंकि मैंने ये कहा, आपको अभी समझाया कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करना, उसके खिलाफ ओपिनियन देना, वो इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है ना कि मतलब आपके मोहल्ले में पार्टी का एक दादा है, आपकी गली में एक पार्टी का दादा है, तो वो इतनी तो कंट्रोल सोसाइटी है। कंट्रोल सोसाइटी जो है, इस पर देखने वाला होगा कि अब ये रहता है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लब कल्चर क्या अब भी कंटिन्यू रहता है, जो एकदम कहते हैं कि भाई जगह जगह निगहबानी है, जो छोटे मोटे मामले, घरेलू झगड़े सब वो उन क्लबों में सुलझ रहे हैं, क्या ये अब कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि तस्वीरें याद होगा आपके रिजल्ट के तुरंत बाद आई थी कि जो क्लब्स थे उनका रंग भगवा होने लगा था, वहां झंडा बदलने लगा था, पोस्टर बदलने लगा था। तो क्या वो कंटिन्यू करेगा, ये देखने वाला होगा बंगाल में। बाकी इस घटना को लेकर एकदम दो फाड़ दिख रहा है सोशल मीडिया पर। मैं देख रहा हूँ जो बीजेपी के समर्थक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, देखिए भाई अभिषेक बनर्जी जो बड़ा उल्टे सीधे बयान देते थे, बड़ा गुंडाई दिखाते थे, अब देखिए, है ना। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उनका कहना है कि भाई वो लगातार कंडेम कर रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान हो, उन्होंने भी इस पूरी घटना को कंडेम किया है। अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने भी इस घटना की आलोचना की है। वहीं देखिए बीजेपी के जो यूनियन मिनिस्टर है सुकंता मजूमदार, उन्होंने कहा है कि बंगाल की जो जनता है वो बहुत ही गुस्से में है, फ्यूरियस है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ, हालांकि वो इस घटना को कंडेम करते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं ये कंडेमनेशन उस किस्म का है, जैसे आपको याद होगा कि शरद पवार के खिलाफ जो है इस तरीके से स्याही छिड़की गई थी। उस समय अन्ना ने कहा था कि कितना वो मतलब कि स्याही छिड़की गई या उनको मतलब कि असॉल्ट करने की कोशिश थी। तो अन्ना आंदोलन उस समय चल रहा था और अन्ना हजारे ने भी इस तरीके से पूछा कि अच्छा कितना मारा, अच्छा बहुत बुरा हुआ। तो ये कंडेमनेशन जो है सुकांत बनर्जी का वो इसी किस्म का है कि जो बीजेपी जो है वो, ये ऐसा नहीं है कि जो अभी अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये हमला बंगाल की राजनीति में कोई नई किस्म की घटना हो गई हो, या जिस तरीके से अगर आप ये सोचिए कि ये जो अभिषेक बनर्जी के साथ में हो रहा होता है वो किसी और विपक्ष के नेता का उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या आप ये समझिए बिहार में किसी विपक्ष के नेता के साथ हो जाता, तो जितना बड़ा बवाल होता उतना बड़ा बवाल बंगाल के लिए नहीं, क्योंकि वहां की सोसाइटी के लिए स्वीकार्य चीजें हैं कि ये इस तरीके से झटका झूमी, जिसको हम कहते हैं कि धक्का मुक्की कर लेना किसी भी नेता के साथ में, और किसी और ये सुरक्षा का चक्र तोड़ के लोग आ जा रहे हैं, आपको मार पीट दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, आपके साथ ऊपर अंडा फेंक दे रहे हैं, ये बंगाल में होता आया है। मतलब ये हमने होता हुआ देखा है। तो आप कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग नहीं होगा, बाहर के लिए हो सकता है। बाहर के लिए हम लोगों को, जो हम वहां से बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि बंगाल की जो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बंगाल की जो राजनीतिक संस्कृति है वो इसी किस्म की है और इस किस्म से बुनी गई है पिछले 4 दशकों से। तो 40 साल का जो बैगेज है उसको टूटने में थोड़ा समय लगेगा। अगर नई सरकार भी अगर ये कोशिश करे कि ये पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश करे तो उसमें भी थोड़ा समय लग जाएगा। बिल्कुल, अब यही देखने वाला होगा कि कितना समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर आए हैं, बदलाव की जो वादे हैं उनके साथ आए, तो वो कितना सफल हो पाते हैं, कितना समय लगता है, क्या वाकई जो पॉलिटिकल हिंसा का कल्चर है, पोस्ट पोल वायलेंस का कल्चर है, एक दूसरे का विरोध राजनीति में होना चाहिए, है ना, मतभेद होने चाहिए, पर मनभेद इस कदर ना हो कि एक दूसरे को एकदम मारने पे आमादा। जैसे कि हम तो ये अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि मुझे मारने की साजिश है। अगर इस तरह की नौबत है तो नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो टीएमसी का नेता हो। किसी भी राज्य में किसी भी नेता का विरोध ठीक है, पर हमला, इस तरह की चीजों से बचा जाना चाहिए। और ये एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल और पूरे देश के लोग एक्सपेक्ट करेंगे इनसे कि भाई कम से कम ये चीजें ना हो, चक्र टूटना चाहिए, ये चक्र टूटे और ये चक्र कहीं और भी ना हो। मतलब हमारी भी नजर इस पर रहती है, हम इस तरीके से देखते हैं इस घटना को, ये कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। जब आप याद करो कि इसी जो अब वहां बीजेपी की सरकार है ना, बीजेपी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैलियों में, भाषण में ये बात बोलते थे कि 2021 और 2020 पंचायत चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पोस्टल वायलेंस में बीजेपी के बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता, जैसा उनका दावा है, मारे गए। अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी जो है दर्जनों से ज्यादा मामले ऐसे हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा, राजनीतिक हिंसा झेली। तो अब उसका क्या बदला होगा, क्या होना चाहिए, सवाल है। नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको देखने वाला होगा, नजर सबकी रहेगी, हमारी भी रहेगी। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में? सबसे भारत में जो चंद राज्य, मतलब हर राज्य का कल्चर अपना है, लेकिन बंगाल में ये मानता हूँ कि कल्चरली रिच है, बहुत इंटेलेक्चुअली रिच है, सोचने समझने पढ़ने वाले लोग वहां पे पैदा होते आए हैं। इतिहास है बंगाल का, बहुत गौरवमयी इतिहास है। वो पूरा का पूरा राज्य जो है 4 दशकों से इस किस्म की हिंसा को झेलते हुए आ रहा है, और ये चक्र जब तक खत्म नहीं होगा, जो जो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी कर दे, ये हो जाए, लेकिन ये बहुत, आप ये समझिए कि एक हिमालयन चुनौती है, मतलब कि हिमालय से जितनी बड़ी चुनौती है उसको खत्म करना, उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे उगाही के नेटवर्क को खत्म करना। आप ये समझिए कि एक सड़क जा रही है, वहां पे 4 लोग जो है ड्रम लगा के बैठ जाते हैं, टेम्परेरी बैरिकेड, और पैसा वसूल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पार्टी के दादा हैं। ये बंगाल में होता आया है। तो अगर ये खत्म होगा, इसको खत्म करना अगर, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का शासन, क्योंकि वहां पे 40 दशक से इस किस्म का राज रहा है, तो पुलिस के सामने भी पुलिसिंग करना पुलिस को नहीं आ रहा है कि वो कैसे दंगा कंट्रोल करे, कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करे, कैसे भीड़ को कंट्रोल करे। क्योंकि अब तक पुलिस का काम ये था कि पार्टी कार्यकर्ता जो कर रहे हैं उसको दूरी से देखते रहिए। तो आगजनी कर रहे हैं तो आगजनी करने दीजिए, अगर वो मार रहे हैं किसी को मारने दीजिए, हिंसा कर रहे हैं किसी को हत्या कर दे रहे हैं तो करने दीजिए। तो ये अब तक पुलिस वहां का, इस किस्म का पुलिस का रोल वहां पे रहा है। तो अगर पुलिस को भी पुलिसिंग करनी होगी, क्योंकि अभी कब तक जो है बंगाल में पैरामिलिट्री के भरोसे कानून व्यवस्था चलेगी, अंततः उसी पुलिस को जो है वहां की कानून व्यवस्था को संभालना पड़ेगा, उसी तरीके से आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बंगाल पुलिस में या कोलकाता पुलिस में कैपेबल ऑफिसर्स नहीं हैं, लेकिन अब उनको जो मौका मिलेगा, अगर इस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पे बन पाती है, तो बीजेपी को हम मानते हैं कि एक बड़ी सफलता बीजेपी के लिए होगी और बंगाल के लोगों के लिए राहत होगी। अन्यथा इस किस्म की हिंसा तो जो है फिर वही पुनरावृत्ति अगर होती है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ा चैलेंज है नई सरकार, बीजेपी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है उनके लिए, वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, ये देखने वाला होगा। बाकी ये जो घटना हुई अभिषेक बनर्जी के साथ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारी नजर रहेगी पश्चिम बंगाल से लेकर देश दुनिया के तमाम खबरों पर, आपको यूं ही हम बताते रहेंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे असद है। शुक्रिया।